मैं सेल्फ राजू कुमार और मैं रिम्स रांची से MBBS कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज में देखे थे कि मैंने आपके सामने एनिमल किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल में बात किया था। आज हम लोग एनिमल किंगडम के सारे फाइलम्स को वन बाय वन देखेंगे। तो आज हम लोग एक नया फाइलम शुरू करने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट फाइलम होगा और ये प्रिमिटिव एनिमल्स इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पोरीफेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि नाम है इसका पोरीफेरा। पोरीफेरा एक जनरल लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल। पोर मीन्स, तो बात करते हैं पोर आखिर होता क्या है। तो पोर मीन्स होल, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे होल हो, स्मॉल होल्स हो, वैसे एनिमल्स पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। इसको कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे बुक्स में आपको स्पॉन्जेस टर्म मिलेंगे। तो हम पोरीफेरा को किस नाम से जानते हैं? तो पोरीफेरा को हम लोग स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। तो अब आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे हैबिटेट। आखिरकार हैबिटेट होता क्या है? हैबिटेट का मतलब होता है कि वैसा जगह जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रहता हो, मतलब जिस जगह पे वो रह रहा हो, तो हैबिटेट। तो बात करते हैं पोरीफेरा के हैबिटेट। तो पोरीफेरस जो होते हैं वो मोस्टली मैरीन होते हैं। मैरीन मीन्स लिव इन समुद्री पानी, जैसे मैरीन वाटर, मोस्टली मैरीन होते हैं। उसके साथ साथ कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। फ्रेश वाटर हम लोग जो जितने भी बात करेंगे उसमें पोरीफेरा में सिर्फ एक फ्रेश वाटर और ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा स्पॉन्जिला। क्या होगा दोस्तों? स्पॉन्जिला। हम लोग देखेंगे हैबिटेट ये मोस्टली मैरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। अब बात करते हैं सिमेट्री पे। जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि सिमेट्री क्या होता है। तो उसमें हम देखे थे कि जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं वो असिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल इट मीन्स आप उसके बॉडी से कोई भी प्लेन पास कराइएगा उसके सेंटर से, तो वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं जर्म लेयर पे। तो बताए थे तो पोरीफेरा में 2 जर्म लेयर होता है। 2 जर्म लेयर मीन्स एम्ब्रायोलॉजिकली इसका डेवलपमेंट 2 जर्म लेयर से होता है। इसमें एक होता है इक्टोडर्म एंड दूसरा होता है इंडोडर्म। बताए हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इन बातों पे डिस्कस किए थे कि इक्टोडर्म क्या होता है, इंडोडर्म क्या होता है। तो 2 जर्म लेयर होता है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म, जिसके कारण इस और ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब उसका बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। तो हम देखे थे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे होते हैं, जैसे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो पोरीफेरस मतलब पोरीफेरा के मेंबर्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल होता है। कौन सा लेवल? सेलुलर लेवल मीन्स बॉडी इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। इस तरह से बहुत सारे सेल्स एक साथ एग्रीगेट हो जाएंगे और वही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स इसमें टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जैसा कोई भी चीज नहीं होगा। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल सेलुलर लेवल का ही होगा, लाइक दिस। अब बात करते हैं बॉडी प्लान के बारे में। तो बॉडी प्लान में हम देखे थे कि जो पोरीफेरस होते हैं उनका बॉडी प्लान सेल एग्रीगेशन होता है। सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान, जिसमें जो एक्चुअली बॉडी होता है वो सेल का एग्रीगेशन होता है। तो फ्रेंड, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉडी वॉल के बारे में। तो बॉडी वॉल के बारे में जानने से पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली ये स्पॉन्ज जो होता है उसका बेसिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो ये स्पॉन्ज का एक जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखेंगे जो स्पॉन्ज होता है वो जनरली सीसाइल होता है। मीन्स ये कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकता, मतलब ये एक जगह ही पड़ा रहता है, जिसके कारण ये एक जनरल स्पॉन्ज है। ये एक स्ट्रक्चर से अटैच है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम से ये अटैच रहता है, जिसके कारण ये सीसाइल होता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें आप बहुत छोटे छोटे पोर देख रहे होंगे इसके बॉडी वॉल पे। इस पोर को कहा जाता है ऑस्टिया। क्या कहा जाता है? ऑस्टिया। और एक सेंट्रल लार्ज पोर देख रहे होंगे,
इस पोर को कहा जाता है ऑस्कुलम, इसको कहा जाता है ऑस्कुलम। उसके बाद आप एक सेंट्रल कैविटी देख रहे होंगे, इस सेंट्रल कैविटी को कहा जाता है स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। तो ये एक स्पॉन्ज का एक्सटर्नल बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने देखा कि ये सबस्ट्रेटम है जिससे ये अटैच है, ये ऑस्टिया है, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स है ऑस्टिया, ये सारे ऑस्टिया होंगे, बहुत सारे ऑस्टिया है। और ये एक सेंट्रल पोर ऑस्कुलम है, OSCULUM, और ये कैविटी है जिसको हम स्पॉन्जोसील के नाम से जानते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ये तो एक्सटर्नल है, अब हम इस स्पॉन्ज का एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्रॉस सेक्शन, इस टाइप से। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैंने इस स्पॉन्ज के इतने दूर के स्ट्रक्चर को यहाँ मैंने जूम किया, इसको मैंने कट करके देखने की कोशिश की कि यहाँ क्या क्या पाया जाता है। तो डेफिनेटली ये स्पॉन्जोसील होगा। क्या होगा? ये स्पॉन्जोसील होगा। उसके साथ साथ ये इनर साइड में एक स्पेशलाइज्ड सेल का लाइनिंग होता है, एक स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल का लाइनिंग होता है। इसको क्वेनोसाइट्स बोलते हैं, इसको क्वेनोसाइट्स बोलते हैं, या फिर इसको कॉलर सेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कॉलर सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। नीट 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन कि क्वेनोसाइट्स किस फाइलम में पाया जाता है, तो आप लोग इजीली इसका आंसर कर सकते हैं कि क्वेनोसाइट्स पोरिफेरा फाइलम में पाया जाता है। तो ये क्वेनोसाइट्स स्पॉन्जोसील का लाइनिंग होता है। यही क्वेनोसाइट्स इसमें इंडोडर्म की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? इंडोडर्म की तरह बिहेव करता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके एक्सटर्नल साइड में। एक्सटर्नल साइड में बहुत स्पेशलाइज्ड सेल पाया जाता है, इसको हम लोग पियानोसाइट्स बोलते हैं। पियानोसाइट्स, इसको एक्सटर्नल सेल क्या बोलते हैं? पियानोसाइट्स। इस पियानोसाइट और इस एक्सटर्नल लाइन में क्या रहेंगे? इक्टोडर्म बोलते हैं। कई बार क्वेनोसाइट्स के लिए क्वेनोडर्म भी कहा जाता है, क्वेनोडर्म, और पियानोसाइट्स के लिए पिनाकोडर्म भी, पियानोडर्म। तो मेनली हम लोग पियानोसाइट्स देखेंगे और क्वेनोसाइट्स। उसके साथ साथ आप देखिए ये छोटे छोटे पोर्स क्या थे? ऑस्टिया थे। तो ये ऑस्टिया होंगे, दीज आर द ऑस्टिया, ऑस्टिया। और ये सेल जो ऑस्टिया को लाइन करेंगे, इस सेल को बोलते, अगर ये एक पोर है और इस पोर को एक्चुअली ये राउंडेड होगा लाइक दिस, तो इस पोर को जो सराउंड कर रहा है जो सेल, उसको क्या बोलेंगे? पोरोसाइट्स। क्या बोलेंगे? पोरोसाइट्स। उसके साथ साथ इस स्पॉन्ज के स्केलेटल को मेंटेन रखने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कैल्शियम या फिर सिलिका का बना हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस स्ट्रक्चर को मैं यहां लिख दे रहा हूं, जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पेक्यूल्स। क्या बोलते हैं? स्पेक्यूल्स। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ बहुत ही स्पेशल सेल पाया जाता है। ये सेल जो आप देख रहे हैं ना, ये सेल, इन सेल्स को अमीबोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट्स। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट्स। तो हम लोग बात कर रहे थे ये जो सेल्स है उसको लोग क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट्स। एक्चुअली ये अमीबोसाइट्स नाम ही है इसका, अमीबा से टर्म बना है अमीबोसाइट्स। तो ये अमीबोसाइट्स बॉडी में अलग अलग जगह पे अवेलेबल रहता है, और ये डिफरेंट सेल्स में स्पेशलाइज हो जाता है। उसमें से कुछ हम बात करेंगे यहाँ पर। ये अमीबोसाइट्स कन्वर्ट हो जाता है अर्चियोसाइट्स में। अर्चियोसाइट्स होता है वो टोटीपोटेंट सेल होता है। क्या होता है दोस्तों? टोटीपोटेंट सेल। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, टोटीपोटेंट सेल आखिरकार कौन होता है? तो ये अर्चियोसाइट्स होता है। अब जानते हैं टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है। तो टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ ए सेल, मतलब एक सेल की क्षमता टू डेवलप होल ऑर्गेनिज्म, एक सेल की वो क्षमता जिससे वो पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर ले, वैसे सेल को टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। इसको स्टेम सेल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सेल? स्टेम सेल।
यानी एक सेल, यानी कि आप अगर ह्यूमन की बात करें तो जैसे जाइगोट है, तो जाइगोट एक स्टेम सेल है जो पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है, तो वो एक टोटीपोटेंट सेल है। तो टोटीपोटेंट सेल मतलब एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डेवलप होल ऑर्गेनिज्म। तो अमीबोसाइट्स पहला ये आर्थियोसाइट्स बन सकता है। इसके साथ साथ ये कई बार एक स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग ट्रोफोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोसाइट्स। ट्रोफोसाइट्स ट्रोफोसाइट्स को कई बार नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स सेल। आप लोग जानते होंगे कि नर्स का काम क्या होता है हॉस्पिटल्स में, तो नर्स का काम होता है पेशेंट का केयर करना। तो ट्रोफोसाइट्स ये भी एक नर्स सेल है, ये बाकी सेल्स को केयर करती है। अब केयर कैसे करेगी? वो न्यूट्रिशन पहुंचाता है, जो इम्पोर्टेंट डिमांड है बॉडी का, पोरीफेरस की बॉडी का, उसको ये फुलफिल करता है। और तीसरा सेल जो अमीबोसाइट डेवलप कर जाता है उसको पहला हुआ आर्थियोसाइट्स, दूसरा हो गया ट्रोफोसाइट्स, और तीसरा सेल जो डेवलप करता है वो होता है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स आप लोग नाम से ही जानते होंगे, फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स मीन्स फैगोसाइटोसिस मीन्स इनगल्फिंग, इनगल्फ। अब इनगल्फ मीन्स निकालना, मीन्स फैगोसाइटिक सेल वैसे सेल होते हैं जो बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई और चीज है जो शरीर के लिए हार्मफुल है, उसको वो इनगल्फ कर लेता है, उसको ये निगल लेता है। तो ये फैगोसाइट्स का काम होता है। तो हमने देखा कि ये किस प्रकार उसके बॉडी वाल का स्ट्रक्चर था, जिसमें ये इंडोडर्म का काम कर रहा था, दैट इज कोएनोसाइट्स। ये एक्टोडर्म का काम कर रहा था, दैट इज पिनेकोसाइट्स। जो पिनेकोडर्म भी बोलते हैं और इसको कोएनोडर्म भी बोलते हैं। और कुछ स्केलेटल बना रहा था, इसको मैंने कहा था स्पेक्यूल्स, कई बार इसको स्पॉन्जिन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर भी होता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में स्पेक्यूल्स होता है, उसमें सब स्पॉन्जिन फाइबर होता है। हम देखेंगे कि क्या होता है ये सब। उसके साथ साथ ये हो गया इक्टोडर्म। मैंने बताया कि पोरीफेरस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 जर्मिनल होते हैं, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इस दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मीजेनकाइम। क्या बोलते हैं दोस्तों? मीजेनकाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? मीजेनकाइम, जो कि मीजोडर्म की तरह होता है, लेकिन ये मीजोडर्म वास्तव में नहीं होता है। तो इस तरह से हमने बॉडी वाल के स्ट्रक्चर को देखा। तो बॉडी वाल के बाद अब हम देख लेते हैं एक स्पेशल सेल, जो मैंने आपको बताया कि ये एक्सक्लूसिव फीचर होता है। क्या होता है? एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होता है इस फाइलम का। एक्सक्लूसिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि वैसा कैरेक्टर जो केवल और केवल इसी फाइलम में पाया जाता हो, मतलब ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर किसी और फाइलम में नहीं पाया जाएगा। तो पोरीफेरा का जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होता है कि उसके पास कोएनोसाइट्स पाया जाता है, यानी कि कॉलर सेल पाया जाता है। हम लोग अभी भी तुरंत देखे हैं कि जो उसके स्पॉन्जोसेल का लाइनिंग होता है, मतलब जो इंडोडर्म का लाइनिंग होता है, वो कॉलर सेल या कोएनोसाइट्स के द्वारा बनाया जाता है। तो कॉलर सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये एक बेसिकली कॉलर सेल है। इस कॉलर सेल में ये हेड है और ये इसका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसको कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉलर। उसके साथ साथ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? फ्लैजिला। तो हम लोग बात करने वाले हैं पोरीफेरा फाइलम के वन ऑफ द वेरी वेरी इंपोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, जिसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम भी इसका एक्सक्लूसिव फीचर है। कौन सा फीचर है दोस्तों? एक्सक्लूसिव फीचर या एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। मीन्स ये कैरेक्टर केवल और केवल पोरीफेरा में ही पाया जाता है। जिस प्रकार कॉलर सेल्स इसका एक एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर था, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर था, उसी प्रकार वाटर कैनाल सिस्टम भी इसका एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है। हम लोग पहले ही देख चुके थे कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है पोरीफेरा का। ये सबस्ट्रेटम है, इसमें कुछ स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को हमने क्या नाम दिया था? तो इन पोर्स को हमने नाम दिया था ऑस्टिया। ऑस्टिया प्लुरल है, इसका सिंगुलर होता है ऑस्टियम। अगर हम एक की बात करेंगे तो ऑस्टियम, और बहुत सारे हैं तो ऑस्टिया। उसके साथ साथ एक सेंट्रल पोर था जिसको मैंने कहा था ऑस्कुलम। उसके साथ साथ ये एक सेंट्रल लार्ज कैविटी, इस कैविटी का हमने नाम दिया था स्पॉन्जोसिल। क्या नाम दिया था? स्पॉन्जोसिल। कई बार इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी।
तो ये स्पॉन्जोसेल या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो अब देखते हैं वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है। पोरीफेरा एक सेसाइल ऑर्गेनिज्म होता है जो हमेशा सबस्ट्रेटम से फिक्स रहता है। तो इसको खाने पीने के लिए, इसके न्यूट्रिशन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हर एक चीज के लिए यहीं पर सारा अवेलेबिलिटी चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है कि इस ऑस्टिया के माध्यम से बाहर से वाटर को अंदर कर लेता है। किसको अंदर कर लेता है? वाटर को अंदर कर लेता है। क्योंकि ये मैरीन है या फ्रेश वाटर है, ये पानी में रहता है, एक्वेटिक है। अगर ये एक्वेटिक है तो ये बाहर से वाटर को अपने अंदर ले जाएगा। और जब ये वाटर, पहले देखिए वाटर एक्सटर्नली प्रेजेंट था। कहाँ था वाटर? एक्सटर्नली वाटर प्रेजेंट था, एक्सटर्नली वाटर था प्रेजेंट। हम लोग वाटर का पाथवे देखेंगे कि आखिरकार ये वाटर कैनाल सिस्टम, नाम ही है वाटर, तो वाटर होगा। कैनाल के थ्रू जाएगा और एक सिस्टम है। तो सबसे पहले वाटर एक्सटर्नल था, उसके बाद ये ऑस्टिया में इंटर किया। कहाँ इंटर किया? ऑस्टिया में इंटर किया। अब ये ऑस्टिया में आ गया। उसके बाद ये स्पॉन्जोसिल में इंटर करेगा। कहाँ इंटर करेगा? स्पॉन्जोसिल में इंटर करेगा। स्पॉन्जोसिल में इंटर करने के बाद अब ये क्या करेगा, जो भी इसका मेन फंक्शन होगा, जैसे न्यूट्रिशन, डिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, बात करने वाले उन चीजों पे। तो ये ऑस्टिया के बाद स्पॉन्जोसिल में इंटर किया। स्पॉन्जोसिल में इसके सारे जो भी इसका मेन फंक्शन है वो होने के बाद ये ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो उसके बाद ये कहा जाएगा ऑस्कुलम। ये ऑस्कुलम में जाएगा और ऑस्कुलम के बाद फिर से कहाँ चले गया? तो फिर से ये एक्सटर्नल चले गया, एक्सटर्नली गो आउट। तो ये हमने देखा कि वाटर कैनाल सिस्टम का पाथवे क्या है। तो वाटर कैनाल सिस्टम का मैंने पाथवे देखा, एक्सटर्नल, फिर ऑस्टिया के माध्यम से स्पॉन्जोसिल में गया, फिर स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम को होके बाहर चले गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस वाटर कैनाल सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल से स्पॉन्जोसिल, फिर ऑस्कुलम, फिर एक्सटर्नल, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूट्रिशन का, यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम के माध्यम से ही पोरीफेरा को न्यूट्रिशन मिलता है। उसके साथ इसका नेक्स्ट फंक्शन है रिस्पायरेशन का। किसका? रिस्पायरेशन का, यानी कि वाटर कैनाल सिस्टम के माध्यम से ये रिस्पायरेट कर पाता है। उसके साथ इसका जो थर्ड फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन का। किस चीज का? एक्सक्रीशन का। और लास्ट फंक्शन है रिप्रोडक्शन का। हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे इसमें इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, रिस्पायरेशन कैसे करता है, एक्सक्रीशन कैसे करता है और रिप्रोडक्शन कैसे करता है। एक्चुअली जो एक्सटर्नल वाटर था, वाटर जब इसके अंदर गया, तो वाटर जब इसके अंदर जाता है तो जो इससे इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है वो इसका बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके माध्यम से इसका न्यूट्रिशन हो जाता है। रिस्पायरेशन की बात कर लेते हैं। तो रिस्पायरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बाहर कर देगा और ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा, दैट इज द गैसियस एक्सचेंज। तो क्या होता है कि जैसे इसमें वाटर गया, वाटर में ऑक्सीजन मिक्स रहता है, तो ऑक्सीजन इस वाल के माध्यम से इसके बॉडी में डिफ्यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिमूव कर दिया जाता है। उसके साथ एक्सक्रीशन का, तो जो वेस्ट मटेरियल है, यानी जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको इजीली इस वाटर में रिमूव कर दिया जाता है या थ्रो आउट कर दिया जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन का, जो गैमीट फॉर्मेशन होता है उसको भी इसमें थ्रो किया जाता है। आगे हम इन सभी के बारे में देखेंगे। तो ये रहा वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। वाटर कैनाल सिस्टम के बाद अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखेंगे। जैसे हम लोग खड़े हैं तो हम लोगों को खड़े रहने के लिए एक स्केलेटल चाहिए। जैसे हमारे बोन्स है, ये हमें एक स्केलेटल प्रोवाइड कराता है जिसके माध्यम से हम लोग सही तरीका से खड़े रह पाते हैं। उसी प्रकार जो पोरीफेरल्स होते हैं, यानी पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं, उसको खड़े रहने के लिए भी स्केलेटल चाहिए। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ स्केलेटल सिस्टम होना चाहिए, तब वो खड़ा रह पाएगा। तो उसके लिए इसके बॉडी में एस्पेक्यूल्स पाया जाता है। हम बताए थे कि एस्पेक्यूल्स क्या होता है, तो ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट, जिसके माध्यम से वो सही तरीका से खड़ा रह पाता है। उसके साथ साथ कुछ स्पॉन्जिंग फाइबर्स पाए जाते हैं। जो स्पॉन्जिंग फाइबर्स होते हैं उसका भी यही काम है, वो भी क्या करा रहा है, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डाइजेशन पे, कि आखिरकार पोरीफेरा के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होता है। कौन सा डाइजेशन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा, जैसे हम लोग फूड माउथ से लेते हैं
फिर ओएसोफेगस में जाता है, फिर स्टोमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली वो एक पाइप है जिसमें डाइजेशन होता है हम लोग में। तो ये किसी सेल के अंदर नहीं हो रहा है, बल्कि ये पाइप के अंदर हो रहा है। तो उस टाइप के डाइजेशन को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, जबकि इसमें डाइजेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। इसलिए हम इसके डाइजेशन क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलेंगे। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होने के बाद हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सेल था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्रोपोसाइट्स। इसी ट्रोपोसाइट जिसको हम लोग नर्स सेल के नाम से भी जानते थे। कौन सा सेल, नर्स सेल। इसी नर्स सेल के माध्यम से अलग अलग जगह पे फूड को पहुंचाया जाता है। कई बार ये ट्रोपोसाइट के बदले में अमीबोसाइट्स भी लिखा रहेगा, अमीबोसाइट्स भी लिखा रहता है। हम बताए थे कि एक्चुअली ट्रोपोसाइट किससे बनता है, अमीबोसाइट से ही बनता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिस्पायरेशन के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में। हाँ, उसके साथ मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वाटर कैनाल सिस्टम के माध्यम से फूड उसके अंदर इंटर करता है और उसके बाद डाइजेशन होता है। रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन में वाटर कैनाल सिस्टम से ही होता था। तो रिस्पायरेशन सिंपल डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस, डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस यानी कि जो बॉडी का सरफेस है, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, वो गैस को सीधे निकाल देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और ऑक्सीजन लेता है। एंड द लास्ट वन इज सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन कैसे होता है, तो इसमें सर्कुलेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसमें सर्कुलेशन सीधे बहुत आसानी तरीका से अमीबोसाइट्स सेल के माध्यम से होता है। दरअसल वाटर अंदर आया, उससे जो इम्पोर्टेंट चीज, जैसे हम लोग शरीर में ब्लड है, ब्लड का क्या काम है, वो सर्कुलेशन कराता है, न्यूट्रिएंट्स को सही जगह पहुंचाता है। उसी प्रकार उसमें जब वाटर कैनाल सिस्टम में फूड स्पॉन्जोसील में आया या गैस स्पॉन्जोसील में आया, ऑक्सीजन स्पॉन्जोसील में आया, तो उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। एब्जॉर्ब करने के बाद अमीबोसाइट सेल के माध्यम से उसको अलग अलग जगह पे पहुंचा दिया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला रीजेनरेशन। पोरीफेरन्स में रीजेनरेशन बहुत ही कॉमन है। आप सोचेंगे रीजेनरेशन क्या होता है, तो रीजेनरेशन का मतलब होता है कि अगर पोरीफेरा के बॉडी से कोई पार्ट टूट गया, तो अब वो पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है, वो एक कंप्लीट पोरीफेरा को डेवलप कर सकता है। तो रीजेनरेशन मीन्स ब्रोकन पार्ट डेवलप इनटू, किस में डेवलप होगा, डेवलप इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। किस चीज में, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यानी जो ब्रोकन पार्ट्स होता है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है। ये तो पहला हो गया। उसके साथ साथ इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है। फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट मीन्स होता है पीस। व्हाट इट मीन्स, पीस मीन्स टुकड़ा, एज यू नो। मीन्स फ्रेगमेंटेशन में अगर कोई पोरीफेरेंस है, लेट्स सपोज दिस इज अ पोरीफेरेंस, अगर ये टूट गया, क्या हुआ, ये टूट गया, तो टूटने के बाद ये दो जो बने, अब ये दोनों क्या करेंगे, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेंगे। मीन्स ये भी एक कंप्लीट बना सकता है और ये भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। यानी कि ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीसरा टाइप है बर्डिंग। आप लोग पहले से ही जानते होंगे इन चीजों को। बर्डिंग क्या होता है, तो बर्डिंग मीन्स बर्ड फॉर्मेशन। कैसे बनता है, बर्ड फॉर्मेशन। यानी कि लेट सपोज ये पोरीफेरा है, क्या है ये पोरीफेरा, तो इसमें एक बर्ड बन गया। क्या बन गया, ये बर्ड बन गया। बाद में ये क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा और टूटने के बाद ये छोटा सा बर्ड जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लिया। उसके साथ साथ ये बर्ड बाहर है, तो इसको बोलते हैं एक्सोजीनस बर्डिंग। कौन सा बर्डिंग, एक्सोजीनस बर्डिंग। अब दूसरी, अगर ये बर्ड अंदर होगा, कहाँ होगा, अंदर होगा, तो अगर ये अंदर होता है, अगर ये बर्ड अंदर होगा लाइक दिस, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है और ये वाटर कैनाल सिस्टम के माध्यम से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद कहीं और जाके ये अटैच हो जाता है और आगे जाके ये कंप्लीट एडल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये बर्ड अंदर था, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोजीनस बर्डिंग।
तो ये हुआ एक्सोजीनस बॉडी, ये हुआ इंडोजीनस बॉडी। तो अब हम लोग ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? जेम्यूल फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेम्यूल फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो जेम्यूल फॉर्मेशन पोडिफेरा में होता है। एग्जाम में भी पूछा गया है। तो जेम्यूल फॉर्मेशन में दरअसल होता क्या है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब हुआ जब वो कंडीशन बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो। मीन्स हो सकता है कि वहां का टेम्परेचर सही नहीं हो, पीएच सही नहीं हो, वहां के एनवायरमेंट सही नहीं हो, तो उस केस में अनफेवरेबल कंडीशन बनता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जो बर्ड बनता है उसको हम लोग जेम्यूल बोलते हैं। एक्चुअली जेम्यूल इज टाइप ऑफ बर्ड। इसमें क्या होता है कि इसी तरह से इंडोजीनियस बर्ड बनता है। कि कौन सा बर्ड बनेगा? इंडोजीनस बर्ड बनता है। और ये ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद, टूटने के बाद बाहर आता है। और बाहर आने के बाद ये बर्ड अमीबोसाइट सेल, ये कौन सा सेल है दोस्तों? अमीबोसाइट। ये अमीबोसाइट सेल है, अमीबोसाइट। ये अमीबोसाइट सेल की तरह सराउंड कर लिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पेक्यूल्स। ये क्या है आपका? स्पेक्यूल्स। अब ये बर्ड जो इंटरनल बर्ड यहाँ बना था, यानी जो इंडोजिनस बर्ड बना था, अब ये क्या हुआ? ये जब बर्ड बाहर आया, इसको एक्चुअली अंदर में ही इसको चारों तरफ से एक अमीबोसाइट का सेल सराउंड कर लेता है, जिसके बीच में ये बर्ड सेफ है। और साथ ही साथ स्पेक्यूल डेवलप हो जाता है। ये सब देखने से लग रहा है ये थोड़ा सा स्पाइन यानी कांटा की तरह है, यानी कि वो बाहर से अगर कोई इस पे अटैक करना चाहेगा तो वो इसको प्रोटेक्ट करता है। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग जेम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जेम्यूल। और बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये पूरी तरह से ब्रेकआउट हो जाता है। और ब्रेकआउट होने के बाद ये आगे चल के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं असेक्सुअल के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने से पहले कुछ बेसिक टर्म है, उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो एक टर्म होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे हर्माफ्रोडाइट का मतलब। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन लाइज इन सेम बॉडी। लाइज इन सेम बॉडी यानी कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है, जिसको हम आप जानते हैं कि ये मेल का सिंबल होता है और ये फीमेल का सिंबल होता है। तो इसमें यानी हर्माफ्रोडाइट में एक्चुअली मेल और फीमेल को हम एक साथ दर्शाने के लिए इस सिंबल का उपयोग करते हैं। कई बार हर्माफ्रोडाइट टर्म को मोनोसियस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मोनोसियस। या फिर कई बार इसको बाइसेक्सुअल भी कहा जाता है। क्या चीज? बाइसेक्सुअल। यानी ये मोनोसियस हो सकता है, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, तीनों सेम चीज है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में लाई करता है। तो अब देखते हैं एक्चुअली दो और टर्म्स है, उसको भी पहले ध्यान लेते हैं। एक होता है प्रोटेंट्रस और दूसरा होता है प्रोटोगाइनस। टेंट्रस टर्म मेल से रिलेटेड है और गाइनस टर्म फीमेल से रिलेटेड है। तो प्रोटेंट्रस का मतलब होता है कि जिसमें मेल मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल, पहले मेल मैच्योर होता है फिर फीमेल मैच्योर होता है। और प्रोटोगाइनस में जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी पहले फीमेल मैच्योर होगा, फीमेल मैच्योर फर्स्ट देन मेल, यानी पहले फीमेल मैच्योर होगा और फिर उसके बाद मेल मैच्योर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। तो पोरीफेरन्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो इसमें या तो प्रोटेंड्रस कंडीशन पाया जाता है, या तो प्रोटेंड्रस या फिर प्रोटोगाइनस पाया जाता है। यानी कि कुछ या तो ऑर्गेनिज्म प्रोटेंड्रस होगा या फिर प्रोटोगाइनस होगा, जिसके कारण अब अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर स्पॉन्ज ड्रॉ कर लूं, ये एक स्पॉन्ज हो गया और ये दूसरा स्पॉन्ज हो गया। अब मान लो इसमें प्रोटेंड्रस कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? प्रोटेंड्रस कंडीशन। इसमें है प्रोटोगाइनस कंडीशन, है। इसमें प्रोटेंड्रस कंडीशन है, प्रोटोगाइनस कंडीशन। तो इसमें मेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाएगा। तो अगर इसमें मेल गैमीट पहले मैच्योर हो गया और इसमें कौन सा गैमीट पहले मैच्योर होगा? फीमेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि वाटर कैनाल सिस्टम का एक फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन। देखते हैं कैसे उसका फंक्शन रिप्रोडक्शन भी होता है। एक्चुअली वाटर कैनाल सिस्टम के माध्यम से वाटर आया, वाटर के माध्यम से ये मेल गैमीट बाहर चले जाता है, मेल गैमीट फीमेल, और उसके बाद क्या होता है? ये मेल गैमीट यहाँ इसके साथ आगे फ्यूज कर जाता है और ये फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा। क्या हो गया यहाँ? फर्टिलाइजेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
या फिर कई बार फीमेल गैमेट्स भी मूव करता है और फीमेल गैमेट्स भी मूव करके मेल गैमेट्स के पास चले आता है। तो जो पहले मैच्योर होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें प्रोटोगैनस या प्रोडेंडस कंडीशन पाया जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में हो रहा है, इसलिए इस टाइप के फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो शरीर के अंदर हो रहा है, यानी कि स्पोरिफेरेंस के बॉडी के अंदर हो रहा है। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट होते हैं या मोनोसियस या बाइसेक्सुअल, यानी दोनों सेक्स एक ही बॉडी में लाई करते हैं। कंडीशन या तो प्रोटेंडस हो सकता है, मेल मैच्योर फर्स्ट, या फिर प्रोटोगेनस हो सकता है, फीमेल मैच्योर फर्स्ट, और जो फर्स्ट मैच्योर होगा उससे गैमेट निकलेगा और दूसरे में चले जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन या तो फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा और या फिर साथ ही में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो बॉडी के अंदर हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये तो सभी जानते हैं, जाइगोट यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट होता है। कई जगह इसको एक के नाम एक भी कहा जाता है, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दीज टू टर्म्स। या जाइगोट बनेगा या फिर एक बनेगा। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे पोरीफेरा के रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि पोरीफेरा में डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो हमने पहले देखा कि डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में या तो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। तो पोरीफेरन्स में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो हम पहले भी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता क्या है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज पाया जाता है उसके लाइफ साइकिल में, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है तो उसके लाइफ साइकिल में, मतलब उसके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में लार्वल स्टेज जरूर पाया जाएगा। यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में पहले एक यानी जाइगोट बनेगा, फिर लार्वा, और फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो पोरीफेरा में भी पहले एक बनता है, फिर लार्वा, और फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। इसमें जो लार्वा पाया जाता है, यानी कि पोरीफेरन्स जो लार्वल स्टेज से गुजरते हैं, उस लार्वा का नाम है पेरेन्काइमुला और एम्फीब्लास्टुला। क्या नाम है दोस्तों? पेरेन्काइमुला और एम्फीब्लास्टुला। या तो उसमें पेरेन्काइमुला लार्वा होगा या फिर एम्फीब्लास्टुला लार्वा होगा। और ये दोनों लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। क्या होता है दोस्तों? फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग। अब मजे की बात यह है कि पोरीफेरा का लार्वा तो फ्री स्विमिंग होता है। लार्वा कैसा होता है? फ्री स्विमिंग। जबकि इसका एडल्ट स्टेज नॉन मोटाइल होता है। एडल्ट कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है, यानी कि वो सेसाइल होता है। तो ये हमने जेंडर कैरेक्टर्स के बारे में बात किया। उसके अलावा हम एक्सक्लूसिव कैरेक्टर से बात कर चुके हैं कि पोरीफेरा के अंदर जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स पाया जाता है उसमें है वाटर कैनाल सिस्टम और क्वाइनोसाइट्स, यानी कि कॉलर सेल्स। आप इन दोनों को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम्स में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किंगडम को क्लासिफाई किया जाता है फाइलम में और फाइलम को क्लासिफाई किया जाता है क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर पोरीफेरा के 3 क्लास के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। तो पोरीफेरा को क्लास में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्पेक्यूल्स, कि उसका स्पेक्यूल्स किस चीज से बना हुआ है। तो 3 क्लास में इसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला है कैलकेरिया, दूसरा है हेक्साटेनलिडा, तीसरा है डीमोस्पोंजिया। कौन कौन सा? कैलकेरिया, हेक्साटेनलिडा और डीमोस्पोंजिया। तो कैलकेरिया में जो स्पेक्यूल्स पाए जाएंगे वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे। किसके बने होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के। जबकि हेक्साटेनलिडा में जो स्पेक्यूल्स पाए जाएंगे वो SiO2, इसको सिलिका बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, तो सिलिका के बने होंगे। और जो डीमोस्पोंजिया में जो स्पेक्यूल्स पाए जाएंगे वो सल्फर के सब्सटेंस से बने होते हैं। किसके? सल्फर के सब्सटेंस से। अब बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। तो जो कैलकेरिया के जो मेंबर्स होते हैं, यानी कैलकेरिया में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मैरीन होते हैं, मतलब वो समुद्री वाटर में रहते हैं, समुद्री पानी में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं। सी वाटर में सैलो वाटर, सैलो मीन्स जैसे समुद्र है, समुद्र के किनारे का पानी में। कहाँ रहता है? किनारे। एक्चुअली सैलो का सही हिंदी होता है छिछला हुआ वाटर, मीन्स जो समुद्र के किनारे में जो पानी पाया जाता है उसमें सैलो वाटर्स में कैलकेरिया के मेंबर्स रहते हैं। हेक्साटेनलिडा के मेंबर्स मैरीन होते हैं, लेकिन वो डीप वाटर में रहते हैं। मैरीन तो होते हैं, ये भी मैरीन है, लेकिन ये सैलो वाटर में है। ये मैरीन और ये डीप वाटर में रहते हैं। जबकि
डीमोस्पोंजिया के मेंबर, ये भी मैरीन है, लेकिन इसमें कुछ फ्रेश वाटर, मैंने बताया था कुछ पोरिफेरंस फ्रेश वाटर्स होते हैं, यानी मैरीन तो है ही और साथ कुछ फ्रेश वाटर भी है। उसके बाद एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। तो कैलकेरिया के एग्जाम्पल्स में ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन जिसका कॉमन नेम साइफी है, यानी ये बायोलॉजिकल नेम है और ये कॉमन नेम है, और ग्रेंसिया, आप ये दोनों याद रख सकते हैं। ये और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन। दूसरी तरफ हेक्साटेनेरिडा, तो इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके मेंबर्स में सबसे पहला है हाइलोनेमा। एक्चुअली हाइलोनेमा का कॉमन नहीं, हाइलोनेमा एक बायोलॉजिकल नेम है, इसका कॉमन नेम होता है ग्लास रोप स्पॉन्ज। ग्लास रोप स्पॉन्ज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका बॉडी को जब आप देखिएगा तो उसमें एक ऊपर में ग्लास लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, लाइक दिस इज द ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, और नीचे में रोप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? रोप लाइक स्ट्रक्चर। तो इसलिए इसको ग्लास रोप स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला ये हेक्साटेनेरिडा का बहुत ही शानदार मेंबर है। तो इसको वेनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेनस फ्लावर बास्केट। ऐसा माना जाता है कि जब जापान है ना, जापान कंट्री, जापान में शादियों में, जब जापान में जो मैरिज होते हैं, मैरिज जापान में मैरिज में वेनस फ्लावर बास्केट गिफ्ट किया जाता है। तो वेनस फ्लावर बास्केट यूप्लेक्टेला को गिफ्ट किया जाता है। और लास्ट वन इज डीमोस्पोंजिया। डीमोस्पोंजिया के एग्जांपल में हम देख सकते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्पॉन्ज है, यानी एकमात्र ऐसा पोरिफेरन है जो फ्रेश वाटर में रहता है। तो उसके बाद क्लायोना, क्लायोना को बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं। बोरिंग स्पॉन्ज इसलिए वो बोर नहीं, मतलब बोरिंग मतलब ड्रिल करना, होल करना। ये क्या करता है? किसी भी रॉक्स में बोर कर सकता है, उसमें होल कर सकता है, ड्रिलिंग मशीन का काम कर जाता है समुद्र में। और लास्ट वन इज यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को हम लोग बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, क्योंकि इसको बाथ स्पॉन्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें छोटे छोटे स्मॉल होल होते हैं, और वो जो बाथरूम्स में लोग यूज करते हैं नहाने के लिए, उसकी तरह ये देखने में लगते रहता है, इसलिए इसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। तो ये पूरा रहा पोरिफेरा के बारे में। तो दोस्तों, हमें आपका वीडियो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे ये देख सके और इसका बेनिफिट उठा सके। तो जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।